शाम का सीन दिखाया जाता है। कपूर मैंशन जो कि बहुत अच्छे से सजा हुआ था क्योंकि आज अनाया कपूर की सगाई थी। एक एक करके जो मेहमान थे वो आते जा रहे थे। तभी जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो भी कपूर मैंशन आते हैं। जो प्रज्ञा थी वो एज आ इवेंट प्लानर आई थी क्योंकि उसने ही सगाई की सारी तैयारियां की थी, तो उसे तो आना ही था। जो नैना थी वो उसकी मदद करने के लिए आई थी क्योंकि नैना को पता था कि इन सगाई की तैयारियों में और ऑफिस के काम में जो प्रज्ञा थी वो बहुत ज़्यादा बिजी रही है। ना तो उसने अच्छे से खाना खाया है और ना ही अच्छे से आराम किया है, तो उसे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जो नैना थी उसने आज छुट्टी ली थी और वो प्रज्ञा की मदद करने के लिए आई थी। ये दोनों अंदर आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जो नताशा होती है, उसकी फैमिली और कुछ फैमिली फ्रेंड्स वो सब आते हैं। इस तरफ अनाया की फैमिली यानी कि उसकी दादी, उसकी बहन, ये सब लोग रेडी थे। ये सब लोग दरवाजे पर ही खड़े हुए थे और जितने भी मेहमान आ रहे थे सब लोगों का एक एक करके स्वागत कर रहे थे। तभी जो नताशा और उसकी फैमिली होते हैं वो भी एंटर करते हैं। जो दादी होती है वो सबसे मिलती है, सबका स्वागत करती है, और जो रिया होती है उससे भी सारी फैमिली मिलती है, सब लोग उसे प्यार देते हैं। धीरे धीरे करके ये सब लोग अंदर आ जाते हैं। तभी जो अनाया होती है वो भी ऊपर से नीचे आती है। जो अनाया थी वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक इंडो वेस्टर्न स्टाइल की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो नीचे आती है। जब अनाया नीचे आती है तो उसके फेस पर कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी वाले एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे क्योंकि वो ये शादी सिर्फ अपनी दादी और अपनी बहन के लिए कर रही थी। उसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए ये सब चीज़ें बस एक फॉर्मेलिटी थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो अनाया होती है वो नीचे आकर खड़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ नताशा इस सगाई को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके चेहरे पर वो खुशी साफ देखी जा सकती थी। जो नताशा होती है वो भागकर अनाया के पास आती है, उससे गले मिलती है। जो नताशा होती है वो अनाया से कहती है कि क्या बेबी, आज हमारी सगाई है, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सगाई की खुशी नहीं है। तभी जो अनाया होती है वो एक नज़र नताशा को देखती है लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पंडित जी आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर में जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं। वो अनाया की दादी से कहते हैं कि यजमान, सगाई का मुहूर्त हो चुका है, आप दोनों कन्याओं को बुलाइए ताकि सगाई कर सकें। तभी जो अनाया की दादी होती है वो नताशा के मॉम डैड को भी ये बात बताती है। तो नताशा और अनाया ये दोनों स्टेज पर आते हैं। उसके बाद जो सगाई की अंगूठियाँ होती हैं वो लाई जाती हैं। सबसे पहले जो अनाया होती है वो अंगूठी पहनाती है नताशा को। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और बहुत अच्छे से क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद जो नताशा होती है वो अंगूठी उठाती है और वो पहनाती है अनाया को। उसके बाद भी बहुत अच्छे से क्लैपिंग होती है। ऐसे ही इन दोनों की जो सगाई होती है वो हो जाती है। तो ऐसे ही इन दोनों की जो सगाई है वो हो जाती है। आई नो गाइस, मैंने इनका जो सगाई का फंक्शन ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज़ ये हमारे मेन कपल नहीं है। जब हमारे मेन कपल की सगाई होगी तब हम ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो इनकी सगाई हो जाती है। जो प्रज्ञा और नैना थे वो दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। जो नैना होती है वो प्रज्ञा से कहती है, प्रज्ञा, वैसे वैसे हमारी अनाया मैम की होने वाली वाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है। पता नहीं अनाया मैम को कैसे झेलेंगी।
तुम्हें तो पता है ना वो कैसी हैं। तभी जो नैना होती है वो हंसते हुए प्रज्ञा से कहती है, क्या यार, तू भी ना, क्या यार तू भी ना, तू टेंशन तो ऐसे ले रही है जैसे नताशा मैम की नहीं, तेरी शादी होने वाली है अनाया मैम से, और तुझे उन्हें झेलना पड़ेगा। तू भी ना, चिल कर। और वैसे भी हमें क्या, कैसे भी झेलें, ये उनकी लाइफ है। और वैसे भी तुमने वो सुना नहीं है कि शादी से पहले कोई भी कितना भी तुर्रम खान क्यों ना हो, शादी के बाद ना हर कोई जोरू का गुलाम ही बनता है। तो क्या पता हमारी अनाया मैम भी जोरू का गुलाम बन जाए शादी के बाद। जो प्रज्ञा होती है वो बस सामने की तरफ देख रही होती है। वो नैना की इस बात पे कोई जवाब नहीं देती। ऐसी ये लोग बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर ये फंक्शन और चलता है। उसके बाद ये जो सगाई का फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। जो नताशा उसकी फैमिली होती है वो दादी से, रिया से, अनाया से, इन तीनों से विदा लेते हैं और घर जाने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी मेहमान होते हैं वो सब लोग अनाया से, दादी से मिलते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ सर्वेंट, अनाया, दादी, रिया, प्रज्ञा और नैना बच्चे होते हैं। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी दादी के पास आती है और दादी से कहती है कि ठीक है दादी, अब हम भी चलते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तभी जो दादी होती है वो प्रज्ञा से कहती है, अरे बेटा, इतनी रात हो चुकी है, कहाँ जाओगे, तुम लोग यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि नहीं दादी, हमें जाना चाहिए। तभी जो दादी होती है वो कहती है कि ठीक है, तो तुम्हें खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा, ठीक है ना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी दादी की बात मान लेती है, क्योंकि दादी ने इतने प्यार से बोला था। उसके बाद जो दादी होती है वो प्रज्ञा से कहती है, अरे हाँ, ये शादी की तैयारियों में मैं तो भूल ही गई, कल दीपावली है। हमने ना शाम को एक छोटी सी पूजा रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम शाम को उस पूजा में शामिल हो। तुम चाहो तो अपने इस दोस्त को भी ले आना साथ में। जब प्रज्ञा दादी की बात सुनती है, पहले वो दादी की तरफ देखती है, फिर नैना की तरफ। जो प्रज्ञा होती है वो पहले तो दादी को मना करना चाहती थी, पर जो दादी होती हैं वो काफ़ी प्यार से प्रज्ञा से बोलती हैं। तो जो प्रज्ञा होती है वो दादी को मना नहीं कर पाती। तो जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि जी दादी, हम कल शाम को आ जाएंगे। तभी जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो दादी के पैर छूते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं और वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी जो दादी होती है वो अनाया से कहती है, अनाया, ड्राइवर को बोलो कि इन दोनों को छोड़ आए। तभी जो अनाया होती है वो भी कुछ नहीं बोलती। वो ड्राइवर को कॉल करती है और इन दोनों को घर छोड़ने के लिए बोल देती है। तभी जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही ये जो रात होती है वो बीत जाती है। अब अगली सुबह होती है और आज होती है दिवाली, और दिवाली की सबको छुट्टी होती है। प्रज्ञा को भी उसके ऑफिस से छुट्टी होती है और नैना को भी उसके होटल से छुट्टी होती है। तो ये दोनों आराम से उठते हैं, क्योंकि प्रज्ञा ने तो पहले ही 2-3 दिन से वो सोई नहीं थी ठीक से, तो उसे तो आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो तो अपना आराम से सो रही होती है। वो तकरीबन 10 बजे जाकर उठती है। जो नैना थी वो तो पहले ही उठ चुकी थी, वो फ्रेश भी हो चुकी थी और उसने नाश्ता भी कर लिया था। 10 बजे जो प्रज्ञा होती है वो उठती है, फ्रेश होती है और फ्रेश होकर बाहर आती है। जो नैना होती है वो प्रज्ञा से कहती है, उठ गई, हो गई नींद पूरी। तभी जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि हाँ यार, हो गई नींद पूरी। तभी जो नैना होती है वो प्रज्ञा से पूछती है, कुछ खाना है, मैं कुछ खाने के लिए बना दूँ। तभी जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि हाँ, ऐसा कर, कुछ हल्का फुल्का बना दे। तभी जो नैना होती है वो भी प्रज्ञा की बात मान जाती है। वो प्रज्ञा के लिए कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना देती है। तभी जो प्रज्ञा होती है वो नाश्ता करती है। उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो नैना से कहती है, क्या प्लान है, अब क्या करना है। तभी जो नैना होती है वो बोलती है कि वैसे हमें अनाया मैम के घर तो शाम को जाना है ना, शाम को पूजा है।
तो क्यों ना शॉपिंग पे चले, दिवाली की शॉपिंग। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी नैना की बात मान जाती है और बोलती है कि ठीक है। और नैना से कहती है, यार यार इन सगाई की तैयारियों के चक्कर में ना मैं 2 दिन से पापा से मिल भी नहीं पाई हूँ। तो ऐसा करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हॉस्पिटल, पापा से मिलेंगे और मैं उन्हें दिवाली भी विश कर दूँगी और उसके बाद हम चलेंगे शॉपिंग पे। कैसा आइडिया है? तभी जो नैना होती है वो भी प्रज्ञा की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है। और वैसे भी मैं भी तो अंकल से नहीं मिली हूँ कितने दिनों से, तो मैं भी अंकल से मिल लूँगी। तो इन दोनों का डिसाइड हो जाता है कि ये सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, प्रज्ञा के पापा से मिलेंगे और उसके बाद ये जाएंगे शॉपिंग पे। दूसरी तरफ हम अनाया को देखते हैं। उसे इन चीज़ों से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। वो अपना उठती है अपने टाइम से, फ्रेश होती है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि दादी और रिया ये दोनों बैठे हुए थे और अपना नाश्ता कर रहे थे। वो भी आती है और दादी के साथ वाली चेयर पे बैठ जाती है और अपना नाश्ता करने लगती है। तभी जो दादी होती हैं वो अनाया से पूछती हैं, अनाया आज तुम कहाँ जा रही हो? तभी जो अनाया होती है वो अपनी दादी से कहती है कि ऑफ कोर्स दादी, मुझे कहाँ जाना है, ऑफिस जा रही हूँ। तभी जो दादी होती हैं वो अनाया से कहती हैं, अरे कम से कम आज का दिन तो घर पे टिक जा, आज तो दिवाली है। तभी जो अनाया होती है वो अपनी दादी से कहती है, दादी आपको तो पता है ना कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी दिवाली तो रात को होती है ना, तो दिन में तो इंसान काम कर ही सकता है। जो दादी होती हैं उन्हें पता था कि अनाया उनकी बात नहीं मानेगी, तो जो दादी होती हैं वो कहती हैं कि ठीक है चली जा, लेकिन हाँ शाम को पूजा से पहले घर वापस आ जाना। तुम्हें पता है ना शाम को पूजा है दिवाली की। तभी जो अनाया होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो हाँ में अपना सर हिलाती है, अपना नाश्ता करती है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जो अनाया होती है वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। आज ऑफिस में कोई भी नहीं था क्योंकि सभी एम्प्लॉयज़ को दिवाली की छुट्टी थी। तो जो अनाया होती है वो चुपचाप अपने केबिन में जाती है और अपना काम करने लगती है। इसी बीच जो अनाया होती है ना, वो रजत को कॉल करती है और उसे अपने केबिन में आने को बोलती है। रजत रजत तो आपको याद ही होगा गाइस, अनाया का सिक्योरिटी चीफ, जिसे अनाया ने नताशा के बारे में पता लगाने के लिए बोला होता है। थोड़ी देर में जो रजत होता है वो अनाया के केबिन में आता है। जो अनाया होती है वो रजत से पूछती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, उसने नताशा के बारे में क्या क्या पता लगाया है, क्या पता चला है उसे नताशा के बारे में। जो रजत होता है वो अनाया के सामने एक फ़ाइल करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रजत के जाने के बाद जो अनाया होती है वो टेबल पर पड़ी उस फाइल को एकटक देख रही होती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ प्रज्ञा और नैना ये जाते हैं हॉस्पिटल प्रज्ञा के पापा से मिलने। प्रज्ञा और नैना ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और प्रज्ञा के पापा से मिलते हैं। जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो भी अपनी बेटी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है और अपने पापा से बहुत सारी बातें कर रही होती है। तभी जो नैना होती है वो भी प्रज्ञा के पापा से बहुत अच्छे से मिलती है और जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो भी नैना से बहुत अच्छे से मिलते हैं क्योंकि वो नैना को बहुत अच्छे से जानते थे। वो कई बार प्रज्ञा के साथ आई थी प्रज्ञा के पापा से मिलने के लिए। जो नैना होती है वो भी प्रज्ञा के पापा को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। तभी जो प्रज्ञा के पापा होते हैं वो प्रज्ञा की तरफ देखते हैं और प्रज्ञा से कहते हैं, काश काश मैं ये दिन अपनी बेटी के साथ अपने घर पे मना पाता तो कितना अच्छा होता। ये बोलकर जो प्रज्ञा के पापा होते हैं ना वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जब प्रज्ञा अपने पापा को ऐसे इमोशनल होते हुए देखती है ना तो उसकी आंखों में भी कहीं ना कहीं पानी आ जाता है। ये इमोशनल सीन चल ही रहा होता है। तभी जो नैना होती है वो सबका मूड ठीक करने के लिए प्रज्ञा के पापा से कहती है, अरे अंकल आप टेंशन क्यों लेते हो, आप ना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे
और अगली दिवाली ना हम सब एक साथ मनाएंगे हमारे घर पे। जब प्रज्ञा के पापा नैना की ये बात सुनते हैं ना तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे ये तीनों जो होते हैं वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं। काफ़ी देर बात करने के बाद जो प्रज्ञा होती है वो अपने पापा से मिलती है और प्रज्ञा और नैना ये दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। अब ये जाते हैं शॉपिंग करने। ये लोग एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान ऐसे ही घूम रहे होते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं। इन्हें शॉपिंग करते करते पूरा दिन बीत जाता है। अब तकरीबन शाम के 4 बज रहे होते हैं और तब जाकर इन दोनों की जो दिवाली की शॉपिंग होती है वो पूरी होती है। तभी जो नैना होती है वो बोलती है कि यार मैं तो थक गई हूँ। यार सच में प्रज्ञा, मेरा तो मन कर रहा है ना कोई मुझे उठा के ले जाए, मुझसे तो चला नहीं जा रहा अब। तभी जो प्रज्ञा होती है वो स्माइल करती है और नैना से कहती है तू भी ना। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें अनाया मैम के घर भी तो जाना है पूजा के लिए। तभी जो नैना होती है वो कहती है कि हाँ यार तू ठीक कह रही है। इतना बोलकर ये दोनों एक ऑटो लेते हैं और अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग घर पहुंच जाते हैं। ये घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ऐसे करते करते इन्हें शाम के 7 बज जाते हैं। 8 बजे तक इन्हें अनाया के घर जाना था क्योंकि 8 बजे पूजा थी। तो ये दोनों तैयार होना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों तैयार हो जाती हैं। जो नैना होती है उसने एक स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और दूसरी तरफ हमारी प्रज्ञा, उसने एक वाइट और गोल्डन कलर का सूट पहना था। वाइट कलर का सूट था, उस पर गोल्डन कलर का वर्क था जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल ओपन रखे थे और चेहरे पे हल्का सा मेकअप, एक छोटी सी बिंदी वाइट कलर की, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तभी जो नैना होती है वो प्रज्ञा को देखती है, उसकी बलाइयाँ लेती है और कहती है कि वाह तो कितनी खूबसूरत लग रही है, सच में तुझे नज़र ना लगे किसी की। तभी जो प्रज्ञा होती है वो नैना से कहती है कुछ भी ना, वैसे तू भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जो अनाया की दादी होती है ना, उसने इन दोनों को लेने के लिए गाड़ी भेजी होती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी जो नैना होती है वो प्रज्ञा से कहती है यार ये अनाया मैम की दादी कितनी अच्छी है ना। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी स्माइल करती है और कहती है कि हाँ हाँ सच में दादी बहुत अच्छी हैं। हाँ वैसे ये तो सही कह रही है, अनाया मैम जितनी खड़ूस है ना उनकी फैमिली उतनी ही स्वीट है। इतना बोलकर ये दोनों थोड़ा स्माइल करते हैं। उसके बाद ये लोग नीचे जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से अनाया के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम अनाया को देखते हैं जो कि ऑफिस से सीधा घर आती है। जब वो घर के अंदर एंटर होती है तो देखती है कि हॉल में ही पूजा की जितनी तैयारियां होती हैं वो चल रही होती हैं। जो पंडित जी होते हैं वो आ चुके होते हैं और पंडित जी और दादी कुछ सर्वेंट के साथ मिलकर ये सब पूजा की तैयारियों में लगे होते हैं। जो रिया होती है वो अपने कमरे में होती है। जो अनाया होती है वो एक नज़र इन सबको देखती है और उसके बाद सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अनाया के जाने के थोड़ी देर बाद जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो आते हैं और सबसे पहले वो दादी के पैर छूते हैं, दादी से मिलते हैं और जो दादी होती है वो भी उनसे काफ़ी अच्छे से मिलती है। उसके बाद जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो भी दादी की मदद करवाने लग जाते हैं पूजा की तैयारियों में। थोड़ी देर बाद जो रिया होती है वो भी तैयार होकर नीचे आती है। जब वो नीचे आती है उसकी नज़र भी प्रज्ञा और नैना पे पड़ती है। जो रिया होती है वो भागकर प्रज्ञा के पास जाती है
क्योंकि प्रज्ञा और रिया की जो बॉन्डिंग थी ना, वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जो रिया होती है वो बहुत अच्छे से प्रज्ञा से मिलती है, उसके बाद वो नैना से मिलती है। जब अनाया की सगाई वाले दिन जो नैना थी, उसकी दोस्ती भी रिया से हो चुकी थी, वो भी रिया से मिल चुकी थी, तो वो भी आज काफ़ी अच्छे से रिया से मिलती है। ऐसे ये सब लोग मिलके पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जो पूजा की सारी तैयारियां होती हैं वो हो जाती हैं। तभी जो पंडित जी होते हैं वो दादी से कहते हैं कि यजमान, सब लोगों को बुलाइए, पूजा का समय हो गया है, पूजा आरंभ करते हैं। जो दादी होती है वो अपने आसपास देखती है, तो सब लोग वहीं मौजूद थे। प्रज्ञा, नैना, रिया, कुछ सर्वेंट्स वो भी वहाँ पे मौजूद थे, सिवाय अनाया के। जो अनाया थी वो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। तभी जो दादी होती हैं वो अपने पास खड़ी प्रज्ञा से कहती हैं, प्रज्ञा बेटा, ऐसा करो, अनाया को बुला लाओ, पूजा का समय हो गया है। जब प्रज्ञा दादी के मुंह से ये बात सुनती है ना, तो वो डर जाती है, क्योंकि वो अनाया को बुलाने जाना नहीं चाहती थी। तभी जो प्रज्ञा होती है वो डरते डरते दादी से कहती है कि दादी, मैं, जो दादी होती हैं वो स्माइल करते हुए कहती हैं कि हाँ बेटा, जाओ, अनाया को बुलाकर लेकर आओ, क्या हो गया। जो प्रज्ञा होती है, अब वो दादी से क्या बोले, तो वो दादी से कुछ नहीं बोलती और अनाया को बुलाने के लिए चली जाती है। जो दादी होती हैं वो प्रज्ञा को अनाया का रूम बताती हैं और उसे वहाँ से भेज देती हैं। जो प्रज्ञा होती है वो भी ना चाहते हुए अनाया को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो प्रज्ञा होती है वो अनाया के रूम के बाहर पहुँच जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे घबराहट हो रही होती है। तभी वो धीरे से रूम के डोर पर नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वो फिर से नॉक करती है, तभी अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। तभी जो प्रज्ञा होती है वो धीरे से अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो अनाया है वो मिरर के सामने तैयार हो रही है पूजा के लिए। जो वो ड्रेसिंग टेबल का मिरर था ना, वो बेड की साइड था, जिसकी वजह से जब दरवाज़ा खोलकर प्रज्ञा अंदर आती है ना, तो अनाया को नहीं पता चलता कि कमरे में कौन आया है। जो अनाया होती है उसे लगता है कि रिया आई है। तभी जो अनाया होती है वो बहुत प्यार से कहती है कि बच्चा, तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हें नॉक कर कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा कमरे में आ सकती हो, और दादी को बोल दो कि मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर में नीचे आ रही हूँ। जब अनाया ये बात बोलती है ना, तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो देखने के लिए पीछे पलटती है। जब वो पीछे पलटती है तो वो देखती है कि उसके सामने रिया नहीं बल्कि प्रज्ञा खड़ी हुई है। जब वो प्रज्ञा को देखती है ना, तो जो अनाया होती है उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में प्रज्ञा के पास आती है और प्रज्ञा से कहती है, जो अनाया होती है वो गुस्से में प्रज्ञा की ओर चलने लगती है। जब प्रज्ञा होती है, जब वो अनाया को गुस्से में देखती है ना, तो वो अपना एक एक कदम पीछे ले रही होती है। जब वो पीछे ले रही होती है ना, तो जो प्रज्ञा होती है ना वो दरवाजे से लग जाती है। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के करीब आती है और गुस्से में प्रज्ञा से कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो दादी ने पूजा के लिए बुलाया ना, तो पूजा करो और जाओ यहाँ से, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जो अनाया होती है ये सब काफ़ी गुस्से में बोल रही होती है। जो प्रज्ञा होती है वो इतना ज़्यादा डर चुकी होती है ना, कि उसके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही होती। तभी जो प्रज्ञा होती है वो बहुत हिम्मत करती है और बहुत स्लो आवाज़ में और बहुत स्लो वॉइस में अनाया से कहती है, वो मुझे दादी ने भेजा है आपको बुलाने के लिए। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के करीब जाती है, बहुत ज़्यादा करीब। अब प्रज्ञा और अनाया इतने करीब होते हैं कि इन दोनों की जो बॉडी होती है ना वो टच हो रही होती है। जो प्रज्ञा होती है वो डोर से लगी होती है और जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के बिल्कुल सामने उससे टच हो रही होती है। तभी जो अनाया होती है वो अपना एक हाथ डोर पे रखती है साइड में
और दूसरा उसका हाथ जाता है प्रज्ञा की कमर पे। वो उसकी कमर को बहुत टाइटली ग्रैब करती है और उसे अपने करीब करती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर प्रज्ञा से कहती है, जो अनाया होती है वो प्रज्ञा की आंखों में आंखें डालकर प्रज्ञा से कहती है, मेरी दादी अगर तुमसे अच्छे से बात कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हारी सज़ा तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। इन दोनों को कुछ देर के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे का सीन दिखाया जाता है। जो दादी होती है वो प्रज्ञा और अनाया का वेट कर रही होती हैं। तभी जो पंडित जी होते हैं वो एक बार फिर से दादी से कहते हैं, यजमान, पूजा का समय निकला जा रहा है, क्या हम पूजा आरंभ करें? तभी जो दादी होती है वो अपने एक सर्वेंट को बुलाती है। तभी जो दादी होती है उन्हें लगता है कि शायद प्रज्ञा को अनाया का रूम नहीं मिला होगा, इसीलिए वो एक सर्वेंट को इशारा करती हैं और अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि जाओ अनाया को बुलाकर लेकर आओ, और हाँ, अगर रास्ते में प्रज्ञा मिले तो उसे भी नीचे आने के लिए बोल देना। तभी जो सर्वेंट होता है वो दादी का इशारा समझता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हमें फिर से अनाया के रूम का सीन दिखाया जाता है। जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के बहुत ज़्यादा करीब होती है और ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। जो प्रज्ञा होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा डरी होती है। इतना बोलकर जो अनाया होती है वो प्रज्ञा की आंखों में देख रही होती है। वो आगे कुछ कहती तभी दरवाजे पे नॉक होता है। और बाहर से एक सर्वेंट की आवाज़ आती है, मैम, आपको दादी नीचे बुला रही हैं, पूजा के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर जो सर्वेंट होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो अनाया होती है वो भी पीछे होती है और प्रज्ञा को एक साइड में करती है, दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से नीचे के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ प्रज्ञा, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है। उसके जो हाथ हैं वो शिवर कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती है। एक तो अनाया उसके इतना ज़्यादा करीब आई होती है और दूसरा अनाया ने उससे जो कुछ भी कहा होता है उस बात ने भी प्रज्ञा को काफ़ी डरा दिया होता है। जो प्रज्ञा होती है उसके कानों में अभी भी अनाया की जो बातें होती हैं वो गूंज रही होती हैं। तभी बाहर से कोई आवाज़ आती है। जो प्रज्ञा होती है वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो खुद को कंट्रोल करती है, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर में जो प्रज्ञा होती है वो नॉर्मल हो जाती है। वो भी उस रूम से बाहर निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है। जब वो नीचे जाती है देखती है कि सब लोग पूजा में बैठे हुए हैं और पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो प्रज्ञा होती है वो भी नैना की एक साइड में जाकर बैठ जाती है। तभी जो नैना होती है उसकी नज़र भी प्रज्ञा पे पड़ती है और वो प्रज्ञा को देखती है तो उसे भी समझ आ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से जो प्रज्ञा है उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ चुका है। लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सब पूजा में बैठे हुए थे और सब लोग आसपास थे, तो उसका कुछ भी कहना या कुछ भी पूछना उस टाइम सही नहीं था। तो वो भी पूजा पे ध्यान देती है। थोड़ी देर बाद जो पूजा होती है वो समाप्त हो जाती है। जो पंडित जी होते हैं वो सबको आरती देते हैं, प्रसाद देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो पंडित जी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। अब पूजा हो चुकी थी, सबने आरती भी ले ली थी, पंडित जी वहाँ से जा चुके थे। तभी जो प्रज्ञा और नैना होते हैं वो भी दादी के पास आते हैं और दादी से कहते हैं कि दादी, अब आप हमें भी जाने की इजाज़त दें, हम भी चलते हैं। जो दादी होती है वो कुछ कह पाती उससे पहले जो रिया होती है वो भाग के आती है और प्रज्ञा के पास आती है और उससे कहती है, दी आप कहाँ जा रहे हो, और वो भी इतनी जल्दी? अभी तो सिर्फ पूजा हुई है, दिवाली की सेलिब्रेशन तो अभी बाकी है ना। चलो ना, आज हम एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे फोड़ेंगे, मस्ती करेंगे। और वैसे भी दीदू तो ना तो पटाखे फोड़ती हैं मेरे साथ और ना ही मस्ती करती हैं, ये तो बस चुपचाप वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती हैं। प्लीज़ ना, आप लोग चलो ना मेरे साथ, आज हम सब साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वरना हर बार मुझे अकेले ही सेलिब्रेट करनी पड़ती है।
मुझे अकेले ही पटाखे फोड़ने पड़ते हैं और मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तभी जो दादी होती है वो भी रिया की सारी बात सुनती है और वो भी प्रज्ञा से कहती है, प्रज्ञा बेटा, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो ना हम सब एक साथ दिवाली मनाते हैं, कितना अच्छा लगेगा। अगर तुम लोगों का जाना ज़रूरी नहीं है तो थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या हो जाएगा। तभी जो प्रज्ञा और नैना होते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो नैना होती है वो प्रज्ञा को हाँ में अपना सर हिलाती है। जो प्रज्ञा होती है उसका तो यहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो तो बस यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। लेकिन अब रिया से इतने प्यार से बोलती है और दादी ने भी रिक्वेस्ट की होती है तो वो दादी को मना नहीं कर पाती और वो दोनों वहाँ पे रुकने का फ़ैसला करते हैं। तभी जो रिया होती है वो एक हाथ से अनाया का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से वो प्रज्ञा का एक हाथ पकड़ती है और दोनों को एक साथ गार्डन की ओर लेकर जाने लगती है। अब ये तीनों एक साथ चल रहे होते हैं, अनाया एक साइड, बीच में रिया और दूसरी तरफ प्रज्ञा। जो प्रज्ञा और अनाया होते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जो प्रज्ञा होती है वो तो फ़ौरन अपनी नज़रें अनाया से हटा लेती है क्योंकि उसे तो अनाया से डर लग रहा होता है। थोड़ी देर में ये लोग गार्डन साइड में पहुंच जाते हैं। तभी कुछ सर्वेंट जो होते हैं वो आते हैं जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा क्रैकर्स होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं। जब रिया और नैना उन क्रैकर्स को देखते हैं ना तो वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो लोग बारी बारी से एक एक पटाखा जो उठाते हैं और उन्हें फोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जो रिया होती है वो प्रज्ञा के पास आती है और कहती है कि दी, क्या कर रहे हो, चलो ना हमारे साथ पटाखे फोड़ते हैं। तभी जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं फोड़ूंगी, मैं ये छोटे वाले फोड़ूंगी, बड़े वालों से मुझे डर लगता है। तभी जो रिया होती है वो हंसने लग जाती है। तभी जो नैना होती है वो भी रिया के पास आती है और उससे कहती है कि हाँ रिया, ये नहीं फोड़ेगी, इससे बड़े वाले पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, छोटे वाले फोड़ लेगी लेकिन बड़े वाले नहीं फोड़ेगी ये। इतना बोलकर जो नैना और रिया होते हैं ये दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी जो प्रज्ञा होती है वो इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो, डर लगता है तो लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। तभी जो नैना होती है वो कहती है कि ठीक है, तू ये छोटे वाले तो फोड़ सकती है ना, तो ये फोड़ ले। तभी जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं ये छोटे वाले फोड़ लूँगी लेकिन बड़े वाले मैं नहीं फोड़ूँगी। तभी जो नैना होती है वो कहती है कि ठीक है बाबा, ठीक है, ये हम फोड़ लेंगे, रिया फोड़ें। तभी जो रिया होती है वो कहती है कि ठीक है दीदू, चलो, मैं तो ऑलवेज़ रेडी हूँ। इतना बोलकर जो नैना और रिया होते हैं ना ये लोग काफ़ी मस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि ना तो रिया को बड़े क्रैकर से डर लगता था और ना ही नैना को, तो ये लोग तो खुल के मस्ती कर रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे से पटाखे फोड़ रहे होते हैं। और दादी और अनाया ये दोनों एक साइड में खड़े होते हैं। अनाया एक साइड में खड़ी होती है, वो बस इन सबको देख रही होती है। अपनी बहन को इतना खुश देखकर, इतनी मस्ती करते हुए देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर अनाया की नज़र जाती है प्रज्ञा पर। जो प्रज्ञा होती है वो एक साइड में खड़ी होती है और वो जो फुलझड़ियाँ होती है ना वो चला रही होती है, लेकिन वो उनसे भी डर रही होती है। वो डरते डरते उन फुलझड़ियों को चला रही होती है, लेकिन डर के साथ साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल भी होती है, बहुत प्यारी और बहुत क्यूट स्माइल। जो प्रज्ञा होती है ना वो स्माइल करते हुए बहुत प्यारी लग रही होती है। कुछ पल के लिए जो अनाया होती है ना उसकी नज़रें प्रज्ञा पर रुक सी जाती हैं। तभी एक पटाखा फूटने की आवाज़ होती है और जो अनाया होती है उसका ध्यान टूट जाता है और जो अनाया होती है वो एक बार प्रज्ञा को घूरती है और उसके बाद अपनी नज़रें प्रज्ञा से हटा लेती है। ये लोग ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, सब लोग ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तभी जो रिया होती है ना वो एक बड़ा क्रैकर उठाती है और उसे ले जाकर थोड़ी ही दूर पे रखती है और उसे आग लगाकर वापस आ जाती है। थोड़ी देर में जो वो पटाखा होता है ना वो काफ़ी तेज़ फूटता है, जिसकी आवाज़ जो होती है ना वो काफ़ी तेज़ आती है। जब उसकी आवाज़ आती है जो प्रज्ञा होती है ना वो एकदम से डर जाती है। दूसरी तरफ अनाया वो जब देखती है ना
वो देखती है कि वो जो पटाखा होता है ना, जब वो फूटा होता है, वो बड़ा क्रैकर जब फूटा होता है ना, तो उसकी आग के कुछ कण जो होते हैं ना, वो वहाँ पे जो पटाखे एक साथ रखे होते हैं ना काफ़ी सारे, वहाँ पे जाके गिरते हैं। जो प्रज्ञा होती है ना, वो उन क्रैकर्स के थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है, और जब वो क्रैकर फूटा होता है ना, तो उसने अपने कानों पे हाथ रख लिए होते हैं और अपनी आंखें बंद कर ली होती हैं, क्योंकि उसे काफ़ी डर लगा होता है। जब अनाया ये देखती है कि उन पटाखों पर आग के कुछ कण गिरे, तो जो अनाया होती है वो भागती है प्रज्ञा की तरफ। और सब लोग ये सीन देखते हैं, सब लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये अनाया जो है वो प्रज्ञा की ओर भाग क्यों रही है। तभी जो अनाया होती है वो प्रज्ञा के पास जाती है, उसका एक हाथ पकड़ती है और उसे साइड में करती है। जब अनाया प्रज्ञा को साइड कर रही होती है ना, तो अनाया का भी जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है, और जो अनाया होती है वो गिर जाती है। अब अनाया ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा होता है, तो जो प्रज्ञा होती है वो भी अनाया के ऊपर गिर जाती है। ये दोनों एक साथ गिरते हैं, अनाया नीचे और प्रज्ञा उसके ऊपर, और इन दोनों का जो आई कांटेक्ट होता है ना वो हो रहा होता है। जो प्रज्ञा होती है वो अनाया की आंखों में देख रही होती है, और जो अनाया होती है वो प्रज्ञा की आंखों में देख रही होती है। कि तभी कि तभी तभी उनके थोड़ी दूर पे जो क्रैकर्स रखे हुए थे ना, जहाँ पे प्रज्ञा खड़ी हुई थी, उन सभी पटाखों में एक साथ आग लग जाती है और वो एक साथ फूटना शुरू कर देते हैं। जब इतनी लाउड आवाज़ प्रज्ञा के कानों में आती है ना, तो प्रज्ञा और अनाया का जो आई कांटेक्ट होता है वो टूट जाता है। जो प्रज्ञा होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो एकदम से अपनी आंखें बंद करती है, अपना सर जो होता है वो अनाया की चेस्ट एरिया में घुसा देती है और कस के अनाया को हग कर लेती है। वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है। जो अनाया होती है उसके हाथ साइड में होते हैं, उसने प्रज्ञा को हग नहीं किया होता, सिर्फ प्रज्ञा ने अनाया को हग किया होता है डर के मारे। जो अनाया होती है वो हल्की सी अपनी जो गर्दन होती है वो उठाती है और प्रज्ञा को देख रही होती है। प्रज्ञा की आंखें बंद होती हैं और उसने अपना पूरा फेस अनाया की चेस्ट में घुसा रखा होता है, और वो डरते हुए ना काफ़ी क्यूट लग रही होती है। जब अनाया प्रज्ञा को ऐसे देखती है ना, तो पता नहीं क्यों, लेकिन अनाया के फेस पे ना एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जब सब लोग ये सीन देखते हैं ना, तो सब लोग भाग के इनके पास आते हैं, थोड़ी देर में इन लोगों को खड़ा करते हैं। जब ये लोग खड़े होते हैं ना, तो जो दादी होती है और रिया और नैना, ये सब लोग आते हैं और सब लोग इनसे पूछ रहे होते हैं। जो नैना होती है वो प्रज्ञा के पास आती है और कहती है कि तू ठीक है ना, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी जो रिया होती है वो अपनी बहन अनाया के पास आती है और उनसे कहती है, दीदू आप ठीक हो ना, आपको चोट तो नहीं लगी। तभी जो अनाया होती है वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी जो प्रज्ञा होती है वो भी नैना से कहती है कि नैना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इन लोगों को ठीक देखकर सबकी सांस में सांस आती है। एक पल के लिए तो सब लोग काफ़ी डर गए होते हैं। ऐसे ये लोग जो होते हैं वो थोड़ी देर और मस्ती मजाक करते हैं वहाँ पे, उसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। इन्हें ऐसे करते करते तकरीबन रात का 1 बज चुका होता है। तभी जो प्रज्ञा होती है और जो नैना होती है वो दादी से जाने की इजाज़त लेते हैं, और जो दादी होती है वो भी इन दोनों को ड्राइवर के साथ भेज देती है, और ये दोनों वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सो गाइस, ये था दिवाली स्पेशल एपिसोड मेरी तरफ से आपके लिए, और आपको और आपके परिवार को सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक रिश्ता ऐसा भी।